नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। और देखिए, एक्सपायरी वाला दिन मार्केट पस्त नजर आएगा आपको। निफ्टी लगभग आधा फीसदी की गिरावट के साथ 25,167 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो पेन है निफ्टी में ही। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी में भी आज देखने को मिलेगी। लोअर लेवल से थोड़ी सी सुधरने की कोशिश की, लेकिन जहां पे ओपनिंग हुई थी वहां पे पहुंच नहीं पाया अब तक। 57,080 के लेवल पर आपको बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दिक्कत मिड कैप में भी है, लगभग आधा फीसदी से ज्यादा लुढ़क कर रहा है कारोबार। स्मॉल कैप भी इन रेड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो ब्रेथ ऑब्वियस तौर पर स्वाभाविक सी बात है, ब्रेथ में आपको रसाकसी देखने को मिलेगी। झुकाव जो है वो गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। 1380 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। फिर भी देखें आप तो 1205 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट आपके लिए रखती हूँ ताकि आप समझ पाएं कि मार्केट की गिरावट में कौन साथ दे रहा है, कौन से हैवी वेट्स आप देख लीजिए। रिलायंस फिर से आज ड्रैग करने में कोशिश कर रहे हैं। इन्फोसिस रिजल्ट के बाद टूट गया। कोटक महिंद्रा बैंक अगेन और SBI लगातार ये सारे स्टॉक्स से मार्केट को ड्रैग करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय एयरटेल कल भी तेज था, आज भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। टाटा मोटर्स पूरे ऑटो स्पेस आप देखें तो आज फोकस में। टाटा कंज्यूमर आफ्टर रिजल्ट ये चढ़ गया और टाटा स्टील भी आज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट देखेंगे आप, वही सारे स्टॉक्स कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ट्रैक कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक दूसरी ओर, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट का मूड माहौल थोड़ा पस्त नजर आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली है, तो ब्रॉडर मार्केट थोड़ा पस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं, इंट्राडे में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे और फिर पिक्स भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हमारे खिलाड़ियों का स्वागत कर लेते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी, मधु बंसल जी और अमोल अठावले जी, स्वागत है आप तीनों का ही खिलाड़ी नंबर 1 में। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति आप तीनों को ही देख लेते हैं। एक्सपायरी का दिन और एक और सेशन बाकी है इस पूरे हफ्ते का। कौन लीड ले रहा है? लीड ले रहे हैं अरुण कुमार मंत्री जी। और इनफैक्ट देख लीजिए तो तीनों में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी के पोर्टफोलियो में अच्छी खासी तेजी और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 5.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पर अमोल अठावले जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 5.5% के करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। मधु बंसल जी का भी पोर्टफोलियो 5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। अरुण कुमार मंत्री जी का ही पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या स्थिति इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक्शन लिया और क्या स्थिति देखने को मिल रही है? स्टॉप लॉस हिट हुआ है RCF, एग्जिट लिया इन्होंने ओडिशा मिनरल से। नावल लिमिटेड कल शानदार तेजी के साथ ही क्लोज हुआ था, आपको याद होगा, अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग की है ओला इलेक्ट्रिक से। ओके, बताइए अरुण जी, अब पहली पिक क्या होगी आज के सेशन में, जिस तरीके से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट एक रेंज पर ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक हालांकि मूव है आज मार्केट में, कौन सी पिक? श्रेया जी अगेन गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। अगेन श्रेया जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक्स में ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। इनफैक्ट मार्केट एक दिन चल रहा है, अगेन वापस डिसअपॉइंट करके वापस नीचे आ जा रहा है। स्टिल मुझे लग रहा है मोमेंटम स्टॉक्स में है। तो आज फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छा मोमेंटम है, तो फैक्ट में खरीदारी की सलाह है। FACT जिसका कोड है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से आराम से 1040 की तरफ बढ़ सकता है। 977 के आसपास ये चल रहा है, तो इसको बाई करने की सलाह है। 960 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1040 का टारगेट है। ओके, फैक्ट में खरीदारी की राय अरुण जी की तरफ से। यहाँ पे शानदार रैली। इनफैक्ट आप देखिए केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में रैली तो है, तो करीब 4% की तेजी के साथ 980 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। टारगेट 1040 तक एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 960 का आपको मेंटेन करके चलना है। मधु जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख देते हैं। जानना जरूरी कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में क्या एक्शन लिया, कौन कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो देख लीजिए, KPIT टेक से एग्जिट कर लिया, टाटा केमिकल से प्रॉफिट बुकिंग कर ली। शानदार रैली टाटा केमिकल ने कल दिखाई थी। मधु जी, कौन से स्पेस से कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जी, जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मार्केट को समझ पाना, क्योंकि लगातार एक ही आप देखेंगे रेजिस्टेंस पे ये ट्रेडिंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। तो इस माहौल में मैं गोदरेज एग्रोवेट अपना पहला स्टॉक चूज करना चाहूंगी।
टारगेट जो है गोदरेज एग्रोवेट का मैं 930 का लेकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 840 का। अगर स्टॉक को देखें तो कल भी बहुत शानदार तेजी हमें इसमें देखने को मिली थी। पिछले 1-1.5 महीने से हमें इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स, और बहुत अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ये अपवर्ड ट्रेंडिंग में है, तो ऐसा लगता है कि काफी जल्द ही ये और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई मधु जी की तरफ से, और आपको 930 के टारगेट एक्सपेक्ट करने हैं, 840 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। शानदार रैली यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अमूल अठावले जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। कहाँ से की है प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने और कौन से स्टॉक को एग्जिट कर लिया है? इन्फी से कर लिया है एग्जिट, होम फर्स्ट से अभी भी इसको होल्ड करके रखें और केपीआर मिल को भी होल्ड करके चल रहे हैं। अमूल जी बताइए, जिस तरीके से मूड माहौल है मार्केट का, आपने कौन सा स्टॉक चुना है? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 125 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकाल के आ रहे हैं 135 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 122 का। एक डिसेंट रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, जो लगता है कि हायर बॉटम फॉर्मेशन अभी भी स्टॉक ने मेंटेन किया है। मुझे लगता है जब तक ये सेटअप चार्ट्स के ऊपर मेंटेन है, जो पोजिशनल बाइंग साइड का व्यू है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, अशोक लेलैंड ऑटो स्पेस में आप देखिए, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी स्पेस में खरीदारी है, यूरोपियन यूनियन का तड़का और इस स्पेस में अच्छी खासी खरीदारी। तो अशोक लेलैंड टारगेट 135 के एक्सपेक्ट करने और 122 के लगाना है आपको स्टॉप लॉस। आऊँगी वापस अमूल जी, मधु जी, अरुण जी आपके पास, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एमजीएल के मैनेजमेंट से। देखिए, Q1 नतीजों पर बात करेंगे और पहली तिमाही यानी कि Q1 नतीजे देखें तो बेहतर रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू की बात की जाए तो 6% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली। मुनाफा यानी कि प्रॉफिट में भी करीब 29% और एबिटा में 28% की ग्रोथ रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ एमजीएल के एमडी आशु सिंघल जी मौजूद हैं। आशु जी, वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या ये सस्टेन करेंगे अपकमिंग क्वार्टर्स में? कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर को, सस्टेनेबल लग रहे हैं? जी, नंबर्स अच्छे हैं। एबिटा और प्रॉफिट दोनों बेटर हैं पिछले क्वार्टर से, पर उसका एक कारण ये भी रहा था कि एक वन टाइम ट्रांजैक्शन इस बार हुआ था ट्रेड मार्जिन्स का, जो ओएमसीज के साथ हमने एग्रीमेंट फाइनल किया था। ये लगभग 1-2 साल से इशू चल रहा था, तो अगर हम उसको हटाएंगे तब भी हमारे नंबर पिछले क्वार्टर से बेहतर है। तो हमें काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये आगे क्वार्टर्स में भी हम इस तरह के नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं। मार्जिन फ्रंट पे भी आप कॉन्फिडेंट हैं? मार्जिन भी सस्टेनेबल रहेगी आशु जी? लास्ट ईयर जो मार्जिन थी वो 10 रुपए पर एससीएम थी, एबिटा मार्जिन, और इस बार की मार्जिन 12 रुपए के आसपास है। पर अगर हम एक टाइम का करेक्शन लेंगे तो 9.6 रुपीज मार्जिन है। तो इस नंबर को हमने पहले गाइडेंस में भी पिछली कॉल में बताया था कि 8.5 से 9.5 रुपए एबिटा पर एससीएम की मार्जिन हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम कर पाएंगे उस नंबर को। ओके, सिंघल जी, ये बताइए कि इस बार सीएनजी कन्वर्जन रेट कैसा रहा? पेट्रोल डीजल को छोड़कर क्या लोग अभी भी सीएनजी की तरफ आ रहे हैं, या फिर ईवी का अब थोड़ा असर देखने को मिल रहा है मार्केट में? ईवी का इम्पैक्ट जो है वो हल्की गाड़ियों में है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पर हमारे यहाँ पे अगर बॉम्बे में देखेंगे तो 3 व्हीलर में भी ईवी का पेनिट्रेशन लगभग ना के बराबर है। बाकी गाड़ियाँ जो है वो हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में Q1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इस बार का जो Q1 है हमारा वो 20,000 लगभग 20,500 गाड़ियाँ कन्वर्ट हुई है सीएनजी की। सो सीएनजी के ऊपर काफ़ी जोर है, और काफ़ी अगर हम देखते हैं तो बाकी ऑल ओवर इंडिया भी सीएनजी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है कि जो लोग आ रहे हैं सीएनजी की गाड़ियाँ खरीदने के लिए। उसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे ओई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ अभी सीएनजी में उपलब्ध हैं, और सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में बढ़ रहा है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि आगे जाकर के भी ये कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। ओके, सिंघल जी, ये बताएं कि अप्रैल में जो एपीएम एलोकेशन घटा था उसका कोई असर देखने को मिला क्या एमजीएल पर? जो एपीएम एलोकेशन कम हुआ था उसमें हमें भी फायदा इसलिए हुआ है कि एलएनजी के प्राइसेस भी कम है, और अगर हम क्रूड के प्राइस देखते हैं तो वो भी थोड़ा कम है, $67 पर बैरल के हिसाब से, जिसका फायदा हमें मिला। न्यू वेल गैस भी सस्ती है आज की डेट में, और जो एपीएम कम हुई उसको उन्होंने रिप्लेस किया है न्यू वेल गैस के नाम से।
जो कि 12% पे थोड़ा सा महंगी है एपीएम से, पर फिर भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं है जो कि हम स्पॉट गैस की बात करते हैं। तो उस कारणवश हमने बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ाए नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइस, एलएनजी के प्राइसेस और हमारी मार्जिन्स और ग्रोथ वॉल्यूम्स के हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे कि प्राइसेस को बढ़ाना है कि घटाना है। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक्विजिशंस और डाइवर्सिफिकेशन के मोर्चे पर होगा। क्या आप इन दोनों के लिहाज से कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं? सिर्फ गैस तक ही सीमित रहने का प्लान है या फिर कोई नई एंट्री फील्ड भी तलाश रहे हैं? 2-3 मर्जर एक्विजिशन के हमारे प्रपोजल चल रहे हैं। एक तो हमने यूनिसन एनवायरो को एक्वायर किया था पिछले साल, और इस साल अभी एनसीएलटी का अप्रूवल आ गया है। तो वो कंपनी अभी 100% सब्सिडी से हट करके हमारी एक 100% सब्सिडी हट करके हमसे मर्ज हो जाएगी कंप्लीटली। उसका अप्रूवल एनसीएलटी से आ गया है। इसके अलावा हमने बैटरी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है, जिसमें 40% इक्विटी हमारी रहेगी और 60% इंडियन बैटरी कंपनी की रहेगी, जो कि बैंगलोर में एक प्लांट आएगा। 1 गीगावाट का इनिशियल कैपेसिटी आएगी उसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा 30% इक्विटी हमने एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग में ली है, 3 व्हीलर, वो भी बैंगलोर में उनका प्लांट है। एक कंप्रेस बायोगैस का भी अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दे दिया है। हो सकता है 2-3 हफ्तों में वो लैंड एलोकेट हमारे नाम पे हो जाएगा, जिसके बाद उसका काम शुरू होगा। इसके अलावा एलएनजी में भी कुछ हम लोग रिटेल आउटलेट में एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर अभी कुछ ऐसा डिक्लेयर करने के लिए है नहीं मार्केट को जो हम अभी बताना चाहेंगे। ओके सिंगल जी, हम वेट करेंगे। लेकिन ये बताएं, महोत्सव जो आपने स्कीम लॉन्च की थी उसको रिस्पांस कैसा मिला? सीएनजी कन्वर्जन में क्या उसने कंट्रीब्यूट किया? बिल्कुल, जैसे आप देखा होगा पिछले साल 5.5% के आसपास ग्रोथ हुई थी, और लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ 12% थी। इस बार भी अगर हम Q1 पिछले साल के Q1 से कंपेयर करेंगे तो 9-9.5-10% के आसपास ग्रोथ है। तो ये सब कई सारे कारणों से है। उसमें से एक कारण सीएनजी महोत्सव का भी है, जो हमने स्पेशल स्कीम पहली बार सीजीडी कंपनी ने इतनी एग्रेसिवली लॉन्च करी थी, जिसका इम्पैक्ट हमें दिखा था कि हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में, बसेस में कुछ हमारे इम्पेटस मिला है। अभी हम लोग टारगेटेड B2B देख रहे हैं कि अगर कोई बल्क कस्टमर है जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, अगर वो हमें 50 या 100 गाड़ियां देंगे तो हम 1-to-1 उनके साथ डील भी करने के लिए तैयार हैं, जो हम कई सारे प्रपोजल उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ओके, एक आखिरी सवाल आशु जी, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? हमारी ग्रोथ आउटलुक उसी रेंज में है, 9% 10% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। एबिटा मार्जिन भी 8.5-9.5 रुपए पर एससीएम के हिसाब से रहेगा। बाकी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, जैसे कि पिछले साल हमने 66 नए सीएनजी स्टेशंस लगाए थे, इस साल हम 80 स्टेशन लगाना चाहते हैं। पिछले साल लगभग 3.5 लाख नए कनेक्शन दिए थे, इस बार भी हम 3.5 लाख नए कनेक्शंस पीएनजी के करना चाह रहे हैं। और बाकी जो कंसोलिडेशन है कोर बिजनेस में, बीईएसटी के जो डिपोज हैं उसमें 8 डिपो में हमारी एलएनजी सीएनजी सप्लाई शुरू हो गई है। एलएनजी में भी 2 टर्मिनल हमारे शुरू हो गए। टर्मिनल मतलब रिटेल आउटलेट्स, और 3 नए रिटेल आउटलेट इस साल हम ऐड करना चाहते हैं। तो जो हमारा मोमेंटम है मेन कोर बिजनेस में भी और कंसोलिडेशन में, वो जारी रहेगा इस साल भी। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट रहने की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। एमजीएल एक बार चार्ट रखिए स्क्रीन पर, और आज थोड़ा परेशानी का सबब देखने को मिल रहा है एमजीएल में। 3.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि नंबर्स अच्छे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आपने सुनी होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मधुर जी बताइए, एमजीएल कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? ये प्लेस्ड करना क्या चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में, वो क्या करें? फ्रेश एंट्री लायक है ये स्टॉक की नहीं, या फिर अभी थोड़ा अवॉइड है? जी, टेक्निकली मैं बात करूं तो एमजीएल में आपको एक डबल टॉप दिखाई देगा, जो कि एक बियरिश काइंड ऑफ अ पैटर्न होता है, और इस डबल टॉप की वजह से इस चार्ट का काफी जो आउटलुक है वो बेयरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे जो सपोर्ट है चार्ट का वो 1300 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर नए इन्वेस्टर्स को इसमें इंटरेस्ट भी लेना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 1300 के आसपास का जब इसमें लेवल्स आते हैं तब आप इंटरेस्ट लीजिए, या फिर जब ये 1550 के ऊपर जाकर ट्रेडिंग करने लगता है तब इस स्टॉक में थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है।
ओके, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट 1550 के लेवल जब ब्रीच करेगा तब शायद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, फिलहाल अभी अवॉइड है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। और निफ्टी देखिए लगभग आधा फीसदी, थोड़ा और पेन गहराया 25,163 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट अब देखें तो लगभग 170 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिसका तस निफ्टी और बैंक निफ्टी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है और पिक्स लेते हैं। अरुण जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में बताइए, दूसरा स्टॉक कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने या फिर अभी करेंगे इंतजार? अगेन शेयर जी, थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। ब्रेकआउट जरूर देखने को मिल रहा है पर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सेंटीमेंट सुधरेगा तो दूसरा कॉल इनिशिएट। ओके, थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से। मधु जी, आप बताइए आपने क्या क्या स्टॉक आइडेंटिफाई? जी मेरा जो स्टॉक है वो रहेगा फार्मा सेक्टर से। आप देखेंगे तो निफ्टी की कंपैरिजन में फार्मा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली कल से। तो मेरा पिक रहेगा स्टार में, दैट इज स्ट्राइड्स फार्मा। टारगेट में रखकर चलना चाहूंगी 1000 रुपीज का और स्टॉप लॉस 905 का। इस स्टॉक में कमाल की तेजी हमें आज भी देखने को मिल रही है और काफी दिनों से ये अच्छा ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। फार्मा और हेल्थ केयर ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए नजर आए थे कल भी, और 1000 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप स्ट्राइड्स फार्मा में, और 905 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये टारगेट और स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए। बाई साइड की ट्रेड है स्ट्राइड्स फार्मा में, लगभग आप देखें तो करीब करीब 0.25% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी आप देखें निफ्टी फार्मा 0.25% के करीब करीब ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है, और हेल्थ केयर स्पेस में भी इंटैक्ट बाइंग है। वेलकम बैक। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो, और मधु बंसल जी की पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए अभी आपके स्क्रीन पर? गोदरेज एग्रोवर्ट और स्ट्राइड्स फार्मा दोनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी। टारगेट प्राइस 930, स्टॉप लॉस 840 गोदरेज एग्रोवर्ट में, और स्ट्राइड्स फार्मा में टारगेट 1000 के, स्टॉप लॉस आपको 905 का मेंटेन करके चलना है। क्या स्थिति दोनों ही स्टॉक्स में देखने को मिल रही है? तो दोनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, आधा फीसदी से ज़्यादा के करीब गोदरेज एग्रोवर्ट और स्ट्राइड्स फार्मा। अब रखते हैं अरुण जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। इन्होंने सुझाया नावा लिमिटेड, कल इनफैक्ट कल से ये होल्ड करके चल रहे हैं, और फैक्ट भी आज इन्होंने पिक की। दोनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टारगेट 705, स्टॉप लॉस 614 आपको नावा में मेंटेन करना है। फैक्ट में टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 960। स्थिति तेजी या मंदी, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? तो नेगेटिव रिटर्न फिलहाल फैक्ट से आ रहे हैं, आधा फीसदी करीब, लेकिन नावा से 0.25% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल मिल रहे हैं। अब रखते हैं अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। केपीआर मिल, होम फर्स्ट फिन और अशोक लीलैंड, इन्होंने 3 स्टॉक सुझाए, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। केपीआर मिल में टारगेट 1300, स्टॉप लॉस 1225। होम फर्स्ट में टारगेट 1475, स्टॉप लॉस 1395 का मेंटेन करना है। अशोक लीलैंड में टारगेट 135, स्टॉप लॉस 122 का लगाकर चलना है आपको। यहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? तो देखिए सभी स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न होम फर्स्ट से आ रहा है, लगभग 2% का रिटर्न। केपीआर मिल भी लगभग 0.25% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। अशोक लीलैंड भी लगभग आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब मुनाफा का मीटर क्या कहता है? क्या फेरबदल देखने को मिल रहे हैं या फिर मुकाबला कड़ा है? आप देखें तो कड़ा मुकाबला मधु बंसल और अरुण कुमार मंत्री जी के बीच में देखने को मिल रहा है। बस 19-20 का फर्क है दोनों के ही पोर्टफोलियो में। लगभग 6.25% का पॉजिटिव रिटर्न दोनों के ही पोर्टफोलियो से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। फिलहाल तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।